हेलो बच्चों, बीपीएससी विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब से मैं लगातार आपके सामने विभिन्न उपयोगी या परीक्षोपयोगी सामग्रियों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तो फिर से एक बार मैं उपस्थित हूँ एक ऐसा उपयोगी सामग्री लेकर के जो हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुख्य सामग्री माना जाता है, जिसको आप यूनिवर्सल टॉपिक कह सकते हैं। वैसे हमने आपको बताया था कि दरोगा के संदर्भ में मैं आपको समय समय पर बहुत सारी उपयोगी सामग्रियां लेकर के आपके सामने आऊँगा, जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो कहने के लिए तो ये दरोगा के संदर्भ में हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे जो टॉपिक हम आज आपको पढ़ा रहे हैं वो संविधान से संबंधित है। पहले संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक को पढ़ाऊंगा, और वो भी बहुत बढ़िया ढंग से, ताकि सभी में पीटी मेन सभी में आपके लिए काम करे। और आज हम जिस टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे वो है बहुत ही सदाबहार टॉपिक, एवरग्रीन टॉपिक, जिसको यूनिवर्सल टॉपिक कहते हैं, जिसमें से लगभग हर एग्जाम में, लगभग क्या, इसमें से प्रश्न रहना ही रहना है, चाहे वह मुख्य हो चाहे वह पीटी हो। और यह टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं मूल या मौलिक अधिकार। और सबसे पहला पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव के रूप से ध्यान में रखें, जो काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात कि मूल अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। दूसरी बात, इसका जो उल्लेख है यह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो एक सवाल हमारा यहाँ रहेगा, एक सवाल हमारा यहाँ रहेगा। अब मौलिक अधिकार की बात करें तो ध्यान रखें कि हमारे मूल संविधान में, और जब भी मूल संविधान की बात होती है तो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि मूल संविधान का मतलब होता है 26 नवंबर 1949 का संविधान, जिस दिन भारत का संविधान बन के तैयार हो गया और जिस दिन भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जैसा कि आप जानते हैं। और वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, क्योंकि एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, अतः वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार बचे हुए हैं। और यह जो अधिकार समाप्त कर दिया गया, यह संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिसको मेंशन किया गया था आर्टिकल 31 में। और इसको जो समाप्त किया गया वह किया गया बाय 44th अमेंडमेंट, 44वां संशोधन 1978 द्वारा। तो इसको याद रखें ऑब्जेक्टिव व्यू के लिए। इसके बाद कभी कभी यह सवाल आता है, आखिर इसको मूल अधिकार कहते क्यों हैं, या मूल अधिकार के बारे में संविधान में क्या कहा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखें कि हमारा संविधान मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं देता, और ना ही मूल अधिकार का कोई अर्थ बताता है। ये याद रखें। जब कभी आपके सामने यह प्रश्न आए कि मूल अधिकार का क्या अर्थ बताया गया संविधान में, या इसकी क्या परिभाषा दी गई है, तो आप सहजता से उत्तर दें कि थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन मूल अधिकार का ना तो कोई अर्थ बताया गया है, और ना ही संविधान के किसी अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है। तो फिर मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, तो इसको 2 संदर्भ में देखें। सबसे वैज्ञानिक संदर्भ में जहां आपका प्रश्न बनेगा, इसको मूल अधिकार इसीलिए कहा जाता है कि ये अधिकार मौलिक विधि द्वारा संरक्षित हैं, इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक विधि का मतलब है संविधान। किसी भी देश का संविधान वहाँ का मौलिक कानून होता है, आधारिक कानून होता है, क्योंकि अन्य जितने भी कानून होते हैं
सभी आधारित कानून अर्थात संविधान या मौलिक कानून के अनुकूल ही होते हैं। तो चूंकि ये अधिकार संविधान द्वारा या मौलिक कानून द्वारा या आधारित कानून द्वारा दिए गए हैं और इनको मौलिक कानून द्वारा सुरक्षा भी प्रदान किया गया है, इसीलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। ये इसकी वैज्ञानिक व्याख्या है। और व्यावहारिक में आप कह सकते हैं कि मूल माने होता है जड़। तो जिस तरह से पेड़ पौधे को विकसित होने के लिए उसके जड़ का मजबूत होना जरूरी है, इसी तरह एक व्यक्ति को अपना सर्वांगीण विकास या चतुर्दिक विकास करने के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिसे मूल अधिकार कहते हैं। अब है कि मूल अधिकार पर एक और प्रश्न याद रखें कि मूल अधिकार जो है यह अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित है। अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है वही भारत के संविधान में मूल अधिकार है। लेकिन अंतर है कि अमेरिका के संविधान में जो बिल ऑफ राइट्स है उसकी व्याख्या संकुचित है, छोटी है, लेकिन उसी बिल ऑफ राइट्स से जो भारत के संविधान का मूल अधिकार प्रभावित है, इसकी व्याख्या व्यापक ढंग से की गई है। तो ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो हम लोग सीधे लगा देते हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए। सच बात है, लेकिन जब यह पूछे कि अमेरिका के संविधान की किस अवधारणा से भारतीय संविधान का मूल अधिकार प्रभावित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिल ऑफ राइट्स से। और एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो ये कि भारतीय संविधान के किस भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं। तो आंसर आता है भाग 3। तो व्हाट डू यू मीन बाय मेग्ना कार्टा? मेग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा एक्चुअली क्या है, इसका संबंध बनता है ब्रिटेन से। याद रखें, ब्रिटेन के राजा किंग जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में अपने देश के लोगों को लिखित तौर पर, कानूनी तौर पर बहुत सारा अधिकार दे दिया गया। एंड ये पहली घटना थी विश्व में कि किसी भी देश के नागरिक को वहाँ के शासन द्वारा लिखित तौर पर बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसीलिए मेग्ना कार्टा की हिंदी होती है बच्चा लोग महाधिकार पत्र। इसके बाद जहां कहीं भी किसी को अधिकार दिया जाने लगा उसको महाधिकार पत्र कहा जाने लगा। अब जैसे देखिए, महाधिकार पत्र से मेग्ना कार्टा से 3 सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला कि मैग्ना कार्टा कहाँ से उद्भव हुआ? मैग्ना कार्टा का तो ब्रिटेन से हुआ 1215 में, और ब्रिटेन के राजा किंग जॉन द्वारा अपनी जनता को लिखित तौर पर, कानूनी तौर पर जो बहुत सारा अधिकार दिया गया, उसी को मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र कहा गया। अब इसके बाद जहाँ कहीं भी किसी को अगर बड़ा अधिकार दिया जाने लगा तो उसका उपनाम हो गया मैग्ना कार्टा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हम लोग के जीके में पूछता है यूरोप का गांधी, अफ्रीका का गांधी, बर्मा का गांधी। तो क्या गांधी तो भारत के थे, लेकिन गांधी अब एक विचारधारा है, और विश्व के किसी भी देश का कोई व्यक्ति अगर गांधी के विचारधारा पर, गांधी के आदर्श पर अपने उद्देश्य को पूरा करता है, उसको वहाँ का गांधी कहा जाता है। जैसे अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला, और उन्होंने भी गांधी की ही तरह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सत्य और अहिंसा का सहारा लिया, तो अफ्रीका के गांधी। इसी तरह से मैग्ना कार्टा एक उपनाम है, और जहां कहीं भी किसी को अगर बड़ा अधिकार दिया गया है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और भारत के संविधान के भाग 3 द्वारा चूंकि नागरिकों को व्यापक स्तर पर बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैग्ना कार्टा पर हमारे जीएस में और आता है, इसको भी ध्यान में रखें, वो ये कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो आपको याद होगा कि 1717 ईस्वी में तत्कालीन मुगल बादशाह फर्रुख सियर 1717 ईस्वी में
तत्कालीन कॉन्टेम्पोरेरी मुगल बादशाह फर्रुख शेर द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार से संबंधित बहुत सारा अधिकार या बहुत सारा छूट दे दिया गया, तो उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा अब एक भावार्थ है, अब एक उपनाम है, और जहाँ कहीं भी किसी को बहुत सारा अधिकार दिया जाता तो इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो सबसे पहले मूल अधिकार से संबंधित इन बिंदुओं को प्रश्न के दृष्टिकोण से अक्षरशः याद रख लें। पहला कि मूल अधिकार का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, अब 6 है, और संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से हटाया दिया गया 44वें संशोधन 1978 द्वारा, जिसका उल्लेख किया गया था मुख्य रूप से अनुच्छेद 31 में। वैसे 19 का भी संबंध इससे बनता है, लेकिन सिंपली याद रखें 31 में। और अब जो यह अधिकार है आपके संविधान में, यह नागरिकों का मूल अधिकार तो नहीं, लेकिन कानूनी अधिकार जरूर है, जो काफी पूछे जाते हैं। कानूनी अधिकार है और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 300 क में है। बस, तो अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, अब यह कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 300A में। इसके बाद याद रखें कि हमारा जो इसको मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है कि यह मौलिक विधि, देश के मौलिक विधि अर्थात संविधान द्वारा दिया गया है और संविधान द्वारा संरक्षित भी है। तो चूंकि यह अधिकार मौलिक विधि द्वारा दिया गया है और मौलिक विधि द्वारा सुरक्षित भी रखने का प्रयास किया गया है, इसीलिए इन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रभावित है, और भारतीय संविधान के भाग 3 को यानी मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इतना प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब आप मूल एक एक करके मूल अधिकार को, चूंकि ये टॉपिक बड़ा है तो हम थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, ताकि आपका पीटी मेन या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देते हैं सब में आपको ये समान रूप से काम करे। तो आप एक एक करके सभी मूल अधिकार को देखते हैं। अब संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वह है समानता। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, और इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 to 18। तो यहाँ समझें, आर्टिकल का मतलब होता है नंबरिंग। जैसे संविधान एक किताब है, हर किताब में चैप्टर होता है, चैप्टर में डिफरेंट पॉइंट होते हैं। ये जो भाग हम लोग पढ़ते हैं ये चैप्टर है, और उसको विभिन्न बिंदुओं में लिखा गया पॉइंट में, वो पॉइंट आर्टिकल है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख है, अर्थात अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 नागरिकों के बीच विभिन्न प्रकार से समानताएं स्थापित करवाता है, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया है, अर्थात ये एक स्वभाव के हैं। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं। तो एक एक करके इसको डिफरेंट पॉइंट में आर्टिकल वाइज समझते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट का एक एक आर्टिकल आपके लिए जरूरी होता है। अब जैसे देखिए कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में दो बातें कही गई हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता या समता और विधि का समान संरक्षण, यहाँ दो प्रश्न याद रखें। पहला कि विधि के समक्ष समता की जो अवधारणा है यह ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, और विधि के समान संरक्षण की अवधारणा जो है यह यूएसए के संविधान से प्रभावित है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान के जितने भी मुख्य प्रावधान हैं
वो अन्य देशों के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात विश्व के लगभग हर संविधान का प्रभाव है भारत के संविधान पर, लेकिन मुख्य प्रभाव ब्रिटेन और अमेरिका का ही है। इसलिए जब भी भारत का संविधान पढ़ा जाता है तो बढ़िया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए दोनों की तुलना की जाती है। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता है और विधि का समान संरक्षण है, इनमें से विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है और विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। और विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए कानून समान होंगे, कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। और विधि के समान संरक्षण का अर्थ है कि विधि द्वारा, कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, ये इसका अर्थ है। लेकिन यहाँ एक तकनीकी प्रकृति के प्रश्न हैं जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। अब जैसे हमने कहा कि विधि के समक्ष समानता, कानून सभी के लिए बराबर है या कानून के सामने सभी बराबर हैं, लेकिन वास्तव में इसका भावार्थ ये है नहीं। उदाहरण ले लेते हैं, अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। एमएलए एमपी का जब सेशन चल रहा होता है तो उनको गिरफ्तार बिना नोटिस का नहीं किया जा सकता। और हम लोग अगर कोई गलत काम करें तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति भी नागरिक, एमएलए एमपी भी नागरिक, हम भी नागरिक, लेकिन सबके लिए तो अलग अलग कानून है। तो कैसे कहें कि कानून सभी के लिए बराबर है, सभी कानून के समक्ष समान है। दूसरा, कानून द्वारा सभी को समान संरक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, हम ये भी नहीं देखते हैं। जब राष्ट्रपति का कानूनी संरक्षण या आपको सुरक्षा का व्यवस्था देखे, प्रधानमंत्री का देखे, आम नागरिक का देखे, सब में अंतर है। इसका भावार्थ ये है कि विधि के समक्ष समानता होगी, विधि का समान संरक्षण होगा यदि नागरिकों का स्तर समान हो, नागरिकों का स्तर समान हो, अर्थात एक स्तर के नागरिक। अब जैसे प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थे, मुर्मू राष्ट्रपति हैं, कोविंद जी राष्ट्रपति थे, तो एक रैंक, जो राष्ट्रपति के रैंक का होगा उस सबको एक जैसा संरक्षण, एक जैसा कानून। अब जैसे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं या आगे कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक रैंक के लोगों के लिए एक जैसा कानून। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों का रैंक अलग अलग है तो दोनों के लिए एक जैसा कानून नहीं होगा। राष्ट्रपति रैंक के लोगों के लिए एक जैसा कानून, प्रधानमंत्री रैंक के लिए एक जैसा कानून, आम नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। इसका भावार्थ यह हुआ कि विधि के समक्ष समता होगी, विधि का समान संरक्षण होगा यदि स्तर समान हो, अर्थात समान स्तर के लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान स्तर के लोगों के साथ असमान व्यवहार, ये इसका वास्तविक अर्थ है। तो विधि के समक्ष समता। इसके बाद आर्टिकल 15 की बात करें, अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 कहता है, आर्टिकल 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कुछ मामलों में भेदभाव, कुछ मामलों में भेदभाव पर प्रतिबंध, या इसको आप सहज शब्दों में कह सकते हैं, व्यावहारिक शब्द में। संविधान के अनुसार यही है और व्यावहारिक अर्थ है इसका सामाजिक समानता, अर्थात अनुच्छेद 15 द्वारा सामाजिक समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत के नागरिकों के बीच उनकी जाति, उनके वंश, उनके लिंग, उनकी भाषा, उनके रंग, उनके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, मनुष्य समाज में समानता स्थापित होगी। लेकिन ध्यान रखें, ये कह तो देता है कि भारत के नागरिकों के बीच उनकी जाति, उनके वंश, उनके रंग, उनके लिंग, उनकी भाषा, उनके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप गौर से देखिए तो जब कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों,
जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण क्यों? तो यहाँ समझना है, संविधान कहता है कि भारत के नागरिक के कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में भेदभाव पर प्रतिबंध होगा और भारत के नागरिकों के बीच उनकी जाति, वंश, लिंग, रंग, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु सरकार को यह अधिकार होगा कि वह महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करे। सरकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए के शैक्षिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष प्रयास करे और समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करे। जो संविधान हर जगह अवसर देता है, छूट देता है, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत सारे उपबंध हैं। तो ये फ्लैटली कह तो देता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट या अनुच्छेद देता है। इस टाइप का क्वेश्चन जब नॉलेज में रहेगा तो आपका मुख्य का भी परीक्षा बड़ी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। और जब पढ़ें तो एक बार पढ़ें और पढ़ें ऐसा कि याद। अब आपके पास ये वीडियो आपके पास कैपिटल हो गया, अब आप इसको जब चाहे खोल करके पढ़ें, जब कोई दिमाग में हट जाए या कोई एग्जाम देने जाए आराम से अपने वीडियो को पढ़ें। इसीलिए ज़रूरी है कि हर क्लास के वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक वीडियो सीक्वेंस में पहुँचे। ये बड़ा टॉपिक है, इसको खंड में बांट के पढ़ाना होगा ताकि सही ढंग से आप पढ़ें। तो कुछ मामलों में भेदभाव पर प्रतिबंध तो है, लेकिन महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध करने का अधिकार सरकार को दिया गया है, छूट दी गई है। और इसी आधार पर याद रखिए दो प्रश्न कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट और EWS, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ओबीसी के लिए 27% जो आरक्षण दिया गया है, ध्यान रखें सरकारी नौकरी में नहीं, शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में भी। और EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया है शिक्षण संस्थानों में, उसका आधार अनुच्छेद 15 है। और यहाँ बच्चे देखिए कितने भारी गलती करते हैं। जब पूछा जाता है कि ओबीसी के लिए शिक्षण संस्थान में जो 27% का आरक्षण है, उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थानों में भी, IIT वगैरह में भी, IIM वगैरह में भी, इसका आधार कौन सा अनुच्छेद है? तो बच्चा लगाता है 16। जानकारी का वाह लो, 16 में सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है और शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की बात है ओबीसी के लिए और EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यह रिलेट करता है अनुच्छेद 15 से। तो अनुच्छेद 15 में इतना प्रश्न याद रखें। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 का शीर्षक है पद, या इसको और बढ़िया से समझें तो सरकार के अधीन, क्योंकि शीर्षक समझने से बच्चा किसी बात को ज़्यादा बढ़ गया नहीं, इसको कहते हैं वैज्ञानिक पढ़ाई। अगर आप अवैज्ञानिक पढ़ाई कीजिएगा तो पढ़वो कीजिएगा, नॉलेजो नहीं क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। सरकार के अधीन पद तथा अवसर की समानता। तो नाम से यह स्पष्ट है बच्चा लोग कि सरकार के अधीन पद तथा अवसर की समानता का मतलब ही हो गया कि अगर सरकार के अंतर्गत कोई भी अवसर, अपॉर्चुनिटी है और पद यानी सरकारी पद है तो उसमें सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव का लाभ दिया जाएगा। अर्थात इसी का भावार्थ है कि सरकारी नौकरी में समानता होगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, इसका एक अपवाद है। ये कहता है कि सरकार के अधीन अगर कोई पद है और अवसर है तो ये सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होगा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर मूल अधिकार का अपवाद है। जैसे 15 का अपवाद क्या है
कि लिंग और धर्म और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, परंतु महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, EWS के लिए विशेष व्यवस्था होगी, तो यह अपवाद है। इसी तरह से अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सरकार के अधीन पद और अवसर में समानता होगी, नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अनुच्छेद 16(4) कहता है कि सरकार को यदि लगे कि समाज के किसी खास वर्ग का सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व पूर्ण नहीं है, तो वह उसके लिए विशेष प्रयास कर सकता है। और इसी अनुच्छेद के आधार पर, जैसा कि आप जानते हैं, मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, और इसने 1980 में अपना रिपोर्ट दे दिया, और इसी के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण ओबीसी को सरकारी नौकरी में दिया गया है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर। और 103वां संशोधन जो हाल ही में हुआ, इसी के द्वारा EWS को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण दिया गया, आर्थिक रूप से पिछड़े समूह को, समुदाय को। तो दो बात याद रखें कि EWS को शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण मिला हुआ है, शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण मिला हुआ है, और सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिला हुआ है। EWS को शिक्षण संस्थान में भी आरक्षण मिला हुआ है, सरकारी नौकरी में भी आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन दोनों का अनुच्छेद आधार अलग अलग है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण अनुच्छेद 15 से संबंधित है, और सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 तक हमने आपको पढ़ाया। फिर 17 और 18 को अगली वीडियो में और फिर आगे की चीज़ को पढ़ाता हूँ।